तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर 10 का दम एक और वीडियो आपके सामने है। और यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं वहाँ जो क्वेश्चंस है, जो आपका सब्जेक्ट है वो EVS से होगा। आपका सवालों की संख्या इसमें 10 है। आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से भी जुड़ सकते हो। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। बिना किसी देर के चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है। ये कहते हैं यहाँ पर EVS के पहले क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी बहुमूल्य निधि क्या होती है। अगर मैं बात करूँ ऐसे में आप उसे धन समझ लीजिए, आप उसे संपदा समझ लीजिए, एसेट समझ लीजिए कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो ये कहते हैं सेवा, उसका वेतन मिलना, छात्रों का विश्वास या फिर गर्व। ये 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। आपने उत्तर करना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का इसमें सही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी बहुमूल्य निधि क्या होती है, तो अगर मैं बात करूँ मेरी, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो बस चीज़ें जो है जो हमारे और आपके बीच में होनी चाहिए, जो एक कहते हैं ना कि एक संप्रेषण के माध्यम से जिस चीज़ की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए वो हो जाएगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो सी आएगा। चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है ज़रा गौर करिएगा। ये आपसे कहते हैं कि ग्रीन मफलर जो है वो किससे रिलेट करता है। ध्यान दीजिए, ग्रीन मफलर किससे रिलेट करता है। वायु प्रदूषण से, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन है, आपका वाटर पॉल्यूशन बोला है, या फिर जब हम मिट्टी को लेकर के बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन। ग्रीन मफलर होता ये है, आपको ये चित्र बहुत कुछ बता रहा है। आपने शहरों में देखा होगा जब आप सड़कों को लेकर के बात करते हो, जो सड़कें होती हैं उसके अगल बगल में पेड़ लगाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं, पेड़ इसीलिए लगाए जाते हैं कि जो वहाँ पर वाहन चल रहे हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, उनसे जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उनको वह अवशोषित कर लें। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तो पेड़ पौधे करते ही करते हैं, साथ में ध्वनि का अवशोषण करने का काम भी उनका होता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो ग्रीन मफलर है वो रिलेट करता है आपका ध्वनि प्रदूषण से। जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। जिन बच्चों ने बी आंसर किया है वो एकदम से सही है। अब देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। आप ग्रीन से कभी कभी हो सकता है आप कुछ और उस पर लगा दें, या कन्फ्यूज़न। देखिए होता क्या है, मफलर, आप मफलर कहाँ बांधते हो, कान में बांधते हो ना। तो कान में आप ऐसे समझो कि कोई बोल रहा है, हमें ध्वनि सुनाई न दे, इसलिए हमने कान में मफलर बांध लिया। ध्वनि सुनाई न दे, चूँकि कान सुनने का काम करता है, तो बस ध्वनि प्रदूषण से आपका ये रिलेट कर जाएगा। एक तीसरा सवाल आपसे इन्होंने क्या पूछा है, ये कहते हैं कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब जब बे ऑफ बंगाल की हम बात करते हैं, विच रिवर ड्रॉप्स इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी अपने वाटर को ड्रॉप करती है। ताप्ती है, नर्मदा है, सिंधु नदी बोला है, या फिर कावेरी नदी बोला है। ध्यान दीजिएगा, जब जब हम इन नदियों को लेकर के बात करते हैं तो कुछ नदियां होती हैं। आपने आंसर करना शुरू कर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्वागत है। जो नए बच्चे यहाँ पर क्लास में जुड़ रहे हैं या जो भी बच्चे हैं आ रहे हैं, दोस्तों जब हम बात करते हैं कुछ नदियों को लेकर के, उनमें कुछ समानता नदी है। सा से सिंधु होता है, माँ से माही रिवर होता है आपका, ना से जब हम बात करते हैं तो ना से नर्मदा होगा आपका, और जब हम ता से बात करते हैं तो ये ताप्ती नदी है, तापी करके आप इसे बोल देते हो। ये जो समानता नदियां हैं ये क्या होती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। मतलब ये पश्चिम की दिशा की तरफ बहती हुई कहाँ मिलती हैं, अरब सागर में जाकर के मिलती हैं। अभी मैं मैप में दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कहाँ मिलती हैं, अरब सागर में। तो ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, देखिए ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरब सागर में मिलती है। सवाल में आपसे पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी मिलती है। फिर एक ही नदी बची, कावेरी नदी, जो कि कहाँ जाकर के मिलती है। जब भी हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी में, ज़रा इस मैप में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बताया गया है, गौर करिएगा। आप देखिए ज़रा, जब जब हम बात करते हैं कावेरी नदी को लेकर के, यहाँ पर ये नहीं है, ये दूसरा मैप है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी कावेरी नदी, आपको बहुत अच्छे से परिलक्षित हो रहा होगा। तो ये कावेरी नदी अपने वाटर को कहाँ ड्रॉप करती है, बे ऑफ बंगाल में। बाकी नर्मदा है, ताप्ती है, सिंधु नदियाँ हैं, ये अपने वाटर को कहाँ ड्रॉप करती हैं, वो अरब सागर में अपने जल को ले जा करके गिराती हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, जो मैंने आपको बताया, और वो आपका आंसर है डी। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा भाई। यहाँ पर
एक जो अगला सवाल आपसे कहते हैं, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है। ऑप्शंस में भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और इंदौर दे रखा है। आपने आंसर करना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो सिटी ऑफ लेक्स, ये जो फोटो इस समय ली गई है, ये वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स, कुछ इस तरीके से आपको वो वहाँ का नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। तो जब जब हम बात करते हैं झीलों के शहर को लेकर के, तो भोपाल है आपका करेक्ट आंसर, ए आएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है, गौर करिएगा। ये कहते हैं कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन मरुस्थलीय प्रदेशों यानी कि डेजर्ट रीजन्स में पाई जाती है। फर करके लिखा है, महोगनी, कैक्टस या चंदन। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। बहुत बढ़िया, आंसर फटाफट करिए भाई। तो जब जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन में मरुस्थलीय प्रदेशों में कौन सी पाई जाती है, तो आपको आपके चित्र ने ही आपका बहुत कुछ आपको उत्तर बता दिया होगा। ऐसे में यहाँ से, और ये जो चित्र आप देख पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके कैक्टस के जो है वो आपको ये चित्र जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, जैसे कैक्टस आप नागफनी वगैरह को लेकर के बात कर लेते हो, सतावर वगैरह, तो क्या है ये सब, जब जब हम इनकी बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेशों में ही ये पाई जाती हैं। 6ठे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये कहते हैं कि गिर वन्यजीव अभयारण्य यानी कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। गिर वन्यजीव अभयारण्य की हम जब जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आखिर इसमें किसका संरक्षण। तो वेरी गुड, आपने आंसर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ। तो जब जब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के, तो यहाँ से जो आपका आंसर बिल्कुल सही है वो होता है लायन, जिसका ये संरक्षण कर रहा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ए आएगा। और गिर कहाँ है आपका, जी गुजरात। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए गुजरात को लेकर के। जब जब हम बात करेंगे, मैप में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ गुजरात कहाँ पे है। ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये रन ऑफ कक्ष करके लिखा हुआ, ये जो एरिया है आपका, यहाँ से लेकर के ये पूरा ये गुजरात वाला एरिया है जो इस समय आपको मैंने शो करवाया है। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा मैप में। एक और सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त, और आपसे इनमें इन्होंने क्या पूछा है भाई। गिर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां सवाल, और ये कहते हैं कि भू पारिस्थितिकी तंत्र जियोलॉजिकल सिस्टम में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत यानी कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ऐसे में बोलो, वो भी नेचुरल तरीके से बोला है, ऐसे में कि प्राकृतिक तरीके से या प्रकृति में पाया जाने वाला एकमात्र जो आपका ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है। तो ऑप्शंस में इन्होंने बोला चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप में से आंसर, जी कंफ्यूज ना होइए, आपका जो उत्तर है वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं आपका चला जाएगा। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि वो है सूर्य, या फिर हम इसे सन कह देते हैं। आपके जो भी भू पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, 8वें सवाल में क्या बोला है आपसे, ये कहते हैं कि संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड जंतु जो दैत्याकार पांडा है, पांडा तो जानते हो अच्छी तरीके से, ये कहाँ पाया जाता है। जब भी हम एंडेंजर्ड जंतु है आपका, एंडेंजर्ड एनिमल है दैत्याकार पांडा, ये कहाँ पाया जाता है। भारत में है, अमेरिका में, ब्राज़ील में या चीन में। आपने आंसर करना शुरू कर दिया है। जो बच्चे आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ अच्छा लगे तो औरों तक भी इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाया करो। डेली शाम को 7 बजे हम लाइव आते हैं, ठीक है, 10 के दम में। तो मैंने आपसे कहा कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा, बिल्कुल सही है, आपका चीन में देखने को मिलता है। तो हमने कहा क्यों ना आपको चीन का एक मैप दिखा देते हैं कि आखिर चाइना जो है वो आपको कैसे परिलक्षित होगा। आप ज़रा देखिएगा इस मैप में, जो इंडिया है आपका, वो इंडिया यहाँ से किस तरीके से आपको इंडिया देख रहा है, इंडिया का मैप, और इसी के जस्ट ऊपर से ये आपका इंडिया है, जस्ट ऊपर से जो चाइना है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ से मिलेगी। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार, ये तो ये है आपका क्या, जब हम चीन को लेकर के बात करते हैं, अब देखिएगा चीन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, रूस वगैरह के बॉर्डर से, नॉर्थ कोरिया से और बाकी सारे उसमें, ठीक है। तो ये है चीन, और यहीं पर वो जो है पांडा जो है वो देखने को मिलता है, या फिर दैत्याकार पांडा पाया जाता है। एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो ओजोन डे को लेकर के पूछा है कि हम सेलिब्रेट कब करते हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 1 मई और 16 सितंबर।
आपने आंसर करना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा, जब हम जल दिवस की बात करते हैं तो 22 मार्च को, जब हम पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो हम 22 अप्रैल को, 1 मई की हम जब बात करते हैं तो आप ऐसे में जो है मजदूर दिवस की तरफ चले जाते हो। और वहीं जो 16 सितंबर है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, आपका वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, करेक्ट आंसर डी आएगा। एक सवाल इन्होंने 10 नंबर में आपसे क्या बोला, ये कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पॉल्यूशन के मापने की इकाई क्या है। जब हम साउंड पॉल्यूशन को मेज़र करने को लेकर के बात करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण को आप कैसे मेज़र करते हो। गाइजर काउंटर करके लिखा हुआ है, डेसिबल में मेज़र करते हो क्या आप, न्यूटन में मेज़र करते हो या नैनो इकाई में मेज़र करते हो। तो आपने आंसर करना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया। जब साउंड पॉल्यूशन को लेकर के बात करते हैं उसकी इकाई आप कहीं ना कहीं डीबी करके लिख देते हो, वो होती है डेसिबल। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका डेसिबल देखने को मिलेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं, अभी यहाँ पर फ़िलहाल के लिए आपने कितने सही किए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपसे यहाँ पर EVS को लेकर के जो ये क्वेश्चन हमने पूछा है, बस यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो पर्यावरण दिवस मनाते हो ना, जो विश्व पर्यावरण दिवस आप मनाते हो ये आखिर आप किस दिन मनाते हो, यही चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, कितने सही हुए ये भी आप ज़रूर जानकारी दीजिएगा। और दोस्तों यहीं तक फ़िलहाल आज के इस वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ अच्छा लगा हो तो औरों तक भी इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाइएगा। सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए, अधिक वीडियोज़ के लिए। 10 का दम MCQs प्लेलिस्ट है, बाकी की प्रीवियस वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक और वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए थैंक यू।